हेलो गाइस, वेलकम टू एग्री इन्फो ग्लोब। एग्री इन्फो ग्लोब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट क्रॉप्स के सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बोटनी एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ पैडी। ये आज के टॉपिक्स का कंटेंट्स है: इंट्रोडक्शन, बोटनी, फ्लोरल बायोलॉजी, वेराइटल सीड प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स। Coming to the introduction of paddy. So scientific name is Oryza sativa. Paddy is one of the most important crop in the family Gramineae. It has chromosome number 2n equals to 24, and the genus Oryza comprises 24 species. Out of them 2 species are cultivated and the rest of 22 are wild species. तो जो ये जेनस ओराइजा है इसमें 24 स्पीसीज आते हैं जिसमें से 2 स्पीसीज जो है कल्टिवेटेड है, बाकी 22 जो स्पीसीज है वो वाइल्ड कल्टीवर्स है। कल्टिवेटेड स्पीसीज में से आता है ओराइजा सैटाइवा। अंडर दीज देयर आर 3 सब स्पीसीज। फर्स्ट इज इंडिका जिसका ओरिजिन है इंडिया, सेकेंड इज जापोनिका जिसका ओरिजिन है जापान, थर्ड इज जावानिका जिसका ओरिजिन है इंडोनेशिया। तो इन तीनों में से द मोस्ट सबसे ज़्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वो है जापोनिका वैरायटी का। सेकेंड इज ओराइजा ग्लैबेरिमा। इट इज़ कॉमनली नोन एज अफ्रीकन राइस एंड इट कंप्राइजेस 20% ऑफ द राइस ग्रोन इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में जितना राइस प्रोडक्शन होता है उसका 20% जो है ओराइजा ग्लैबेरिमा प्रोडक्शन होता है। Now the botany of rice. Roots. Paddy have fibrous root which contain seminal, nodal and lateral roots. As the seed germinate, the radicle comes out and forms seminal roots. तो पैडी में सेमिनल, नोडल, लैटरल 3 टाइप्स के रूट्स पाए जाते हैं। जो जब सीड जब जर्मिनेट करता है तब सीड से फर्स्ट रेडिकल निकलता है। तो रेडिकल से जो रूट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं सेमिनल रूट्स। मतलब यहाँ से रेडिकल निकला, फिर जो रूट आएगा फर्स्ट ये होगा सेमिनल रूट। ठीक है। नेक्स्ट द रेडिकल रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेमिनल रूट्स। अब जो सेमिनल रूट्स है उसकी जब ब्रांचिंग आएगी उससे जो रूट्स निकलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा लैटरल रूट्स। ठीक है, ये सारा पूरा हो जाएगा लैटरल रूट्स। द नोडल और एडवेंटिटियस रूट्स फ्रॉम द बेसल नोड। जो बेसल नोड है, फर्स्ट जो नोड है, तो वहाँ से एडवेंटिटियस रूट या फिर जो नोडल रूट जिसे हम बोलते हैं वो फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट इज कम और स्टेम। द स्टेम आर कॉल्ड कम इन पैडी। The come made with various nodes and internodes. The nodes portion are solid and the internode is hollow. तो जो पैडी में स्टेम होता है उसको हम कम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो कम है उसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड पाया जाता है। नोडल जो पोर्शन है वो थोड़ा सा सॉलिड होता है और जो इंटरनोड जो पोर्शन होता है वो हैलो होता है। नेक्स्ट आता है टिलर्स पे। द नोड एंड नोडल रीजन बेयर्स लीव्स एंड बर्ड्स। ठीक है, जो नोड और जो नोडल रीजन है वहाँ पे लीव्स और बर्ड्स पाया जाता है। द बर्ड में राइज टू टिलर्स एंड लीव्स। तो ये जो बर्ड्स है वहाँ से फिर या तो लीव्स निकलता है या फिर टिलर निकलता है। प्राइमरी टिलर्स अराइजेस फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड। जो प्राइमरी टिलर है, जो सबसे नीचे वाला जो नोड हो है, सबसे नीचे वाला जो नोडल रीजन है व नोड है, तो वहाँ से निकलता है प्राइमरी टिलर्स। सेकेंडरी टिलर्स अराइज फ्रॉम द प्राइमरी वंस। जो सेकेंडरी टिलर्स है वो प्राइमरी टिलर्स से निकलता है एंड जो टर्शियरी टिलर्स है वो सेकेंडरी टिलर्स से निकलता है। नेक्स्ट इज लीफ। नोड एंड नोडल रीजन बेयर्स लीफ। जैसा पहले ही बोला, नोड एंड नोडल रीजन में लीव्स पाया जाता है। द टॉप मोस्ट लीफ बिलो द पेनिकल इज फ्लैग लीफ। राइस में एक सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लीफ पाया जाता है जिसे हम फ्लैग लीफ बोलते हैं। जो टॉप मोस्ट पेनिकल होता है उसके ठीक जस्ट नीचे एक लीफ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैग लीफ। तो ये पोर्शन होता है फ्लैग लीफ। पेनिकल जहाँ से शुरू होता है उसके ठीक नीचे एक लीफ होता है जिसे फ्लैग लीफ बोला जाता है। The flag leaf contributes the most photosynthetic products to the panicle which largely filling grains.
तो जो ये जो फ्लैग लीफ होता है उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स एसिमिलेट होता है जो कि जाके ग्रेन फिलिंग करता है। नेक्स्ट आते हैं पेनिकल पे। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द कम बेयर द पेनिकल। जो टॉप मोस्ट नोड है, जो राइस में स्टेम है उसमें जो टॉप मोस्ट नोड है वहाँ से पेनिकल निकलता है। पेनिकल बेयर्स द स्पाइकलेट। जो स्पाइकलेट है वहाँ पे जो स्पाइकलेट है वो पेनिकल पे उगता है। द पोर्शन बिटवीन द पेनिकल एक्सिस एंड द कम इज कॉल्ड पेनिकल बेस और नेक। तो जो पेनिकल बेस है, जो पेनिकल एक्सिस है और जो कम है उसके बीच का जो पोर्शन है वो है पेनिकल बेस। तो अगर मान लीजिए ये कम है और ये अगर पेनिकल एक्सिस हो गया, ये अगर पेनिकल एक्सिस हो गया तो इसके जो ये बीच का गैप है ये हो जाएगा पेनिकल बेस और पेनिकल नेक। ठीक है। अब आते हैं द पोर्शन ऑफ पेनिकल एक्सिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस आर अराइजेस कॉल्ड पेनिकल पल्विनस। तो जिस पोर्शन से ब्रांचिंग हो निकलता है, पेनिकल एक्सिस के जिस पोर्शन से ब्रांचिंग निकलता है उसे हम बोलते हैं पेनिकल पल्विनस। ये होता है पेनिकल पल्विनस। ठीक है। द प्राइमरी ब्रांचेस गिव राइज टू सेकेंडरी ब्रांचेस। तो ये जो प्राइमरी ब्रांचिंग है यहाँ से फिर सेकेंडरी ब्रांचिंग स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है स्पाइकलेट। पेनिकल बेयर स्पाइकलेट। तो पेनिकल जो है, एक पेनिकल में लगभग बहुत सारे स्पाइकलेट्स पाए जाते हैं। 10 to 15 हर एक पेनिकल में पाया जाता है स्पाइकलेट्स। स्पाइकलेट्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड पेनिकल। द फ्लोरेट कंटेन्स 2 कवरिंग। जो स्पाइकलेट में फ्लोरेट्स होते हैं उसमें 2 कवरिंग पाया जाता है। वन इज ऑन लेमा, एक को बोला जाता है लेमा जिसमें ऑन पाया जाता है, एंड अनदर वन इज ऑनलेस पीलिया। तो बेसिकली स्पाइकलेट इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है। तो ये हो जाता है ये वाला पोर्शन हो जाएगा पीलिया और ये वाला ऑन, और ये ऊपर में छोटा सा जो पोर्शन है वो है ऑन। तो इस साइड का जो पोर्शन है तो वो हो जाएगा लेमा, एंड इस साइड का जो पोर्शन है ये हो जाएगा पीलिया। ठीक है। देयर आर ए कप लाइक स्ट्रक्चर एट द एपेक्स ऑफ द पेनिकल। तो पेनिकल के एपेक्स में एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोला जाता है रूडिमेंट्री ग्लूम। ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं रूडिमेंट्री ग्लूम। देयर आर स्टेराइल लेमा which are attached to the base of the floret। तो फ्लोरेट के बेस में 2 स्टेराइल लेमा भी पाया जाता है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये 2 है स्टेराइल लेमा। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है पेडिसल, जिससे जो पेडंकल से अटैच्ड रहता है। इसमें आप देख सकते हो पूरा स्पाइकलेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें लेमा भी है, पीलिया भी है, और जो रूडिमेंट्री ग्लूम्स है वो भी है। अब आते हैं फ्लोरल बायोलॉजी पे। फर्स्ट इज एंड्रोशियम। देयर आर 6 stamens in 2 holes of 3 each। stamens are free and this condition is called as polyandrous। राइस में जो स्टेमन्स होता है वो फ्री रहता है पूरा, और 6 स्टेमन्स पाया जाता है 2 अलग अलग होल्ड्स में। होल्ड्स मतलब फ्लोरल स्ट्रक्चर। तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। एक एक स्ट्रक्चर में 3 स्टेमन्स रहते हैं पर हर एक स्टेमन्स फ्री रहता है। नेक्स्ट आता है गाइनोसियम। सिंगल ओवरी 2 स्टाइल ईच हैविंग फेदरी स्टिग्मा। तो गाइनोसियम में एक ही ओवरी होता है। ठीक है। तो एक ओवरी उसमें 2 स्टिग्मा रहता है, फेदरी स्टिग्मा। द ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी में जो फ्लोरल पार्ट्स है वो उसका पोजीशन ऐसा है, जो ओवरी है उसके ठीक जस्ट ऊपर से हर एक फ्लोरल पार्ट्स जैसे स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे उसके ठीक ऊपर से शुरू होता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोगैनस और सुपीरियर। तो राइस में जो ओवरी है वो है सुपीरियर। ये है फ्लोरल फॉर्मूला, इसे फ्लोरल फॉर्मूला बोलता है। द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। ठीक है। 2 पेरियांथ, 6 stamen in 2 holes, 3 of each। ovary is superior with 1 carpel। अब देखते हैं एंथीसिस टाइम। तो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज एंथीसिस। तो राइस में एंथीसिस होता है
मॉर्निंग 7 AM टू 10 AM तक ये एंथेसिस चलता है। पॉलन वायबिलिटी मीन्स कितने टाइम के लिए पॉलन जो है वायबल रहता है, मतलब उसमें ये कैपेबिलिटी होता है कि वो जाके एक एग को फर्टिलाइज करे। ये होता है 10 मिनट्स। मैक्सिमम जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है इंक्लूडिंग राइस, सब में पॉलन वायबिलिटी बहुत कम होता है। मैक्सिमम 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक ये इसका रेंज होता है। ठीक है। अब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, तो स्टिग्मा जो है ये 3 दिन के लिए रिसेप्टिव होता है। अब आते हैं सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स पे। फर्स्ट इज लैंड रिक्वायरमेंट। द पैडी ग्रोज वेल इन क्ले लोम टू क्लेई सॉइल्स। तो क्ले और क्ले लोम सॉइल में सबसे ज़्यादा पैडी ग्रो करता है। pH ऑफ द सॉइल शुड बी 6.5 फॉर बेटर रिजल्ट। तो बेटर रिजल्टिंग के लिए जो pH कंसीडर किया जाता है वो है 6.5, और इसका रेंज 6.5 से लेकर 7.5 तक जा सकता है बेटर रिजल्ट के लिए। द लैंड शुड बी फ्री फ्रॉम वॉलंटियर प्लांट्स एंड अदर वेराइटीज़ ऑफ पैडी। तो जो लैंड है वो वॉलंटियर प्लांट्स और अदर वेराइटी, पैडी के अदर वेराइटी से फ्री होना चाहिए। फील्ड शुड बी इंस्पेक्टेड बाय सर्टिफिकेशन ऑफिसर। तो टाइम टू टाइम फील्ड इंस्पेक्शन प्रोवाइड किया जाता है राइस फील्ड में, जो कि करते हैं सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, एंड शुड बी कंफर्म टू द फील्ड स्टैंडर्ड। और जो फील्ड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है उनका काम यही होता है ये चेक करना कि जो राइस फील्ड है ये हर एक फील्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ताकि आगे चल के ये सर्टिफिकेशन का टैग दे सके। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। तो फाउंडेशन के लिए और सर्टिफाइड के लिए 3 मीटर बोथ केसेस में। ठीक है। एज राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो आइसोलेशन भी इसमें कम होगा। नेक्स्ट इज सीजन सीड एंड सोइंग। पैडी इज सेमी aquatic crop, so it needs adequate supply of water. Paddy can sown directly by sowing or by transplanting. तो इसमें 2 मेथड से इसको सोइंग किया जाता है। ठीक है। एक तो बाय डायरेक्ट सोइंग एंड नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटिंग। फॉर सीड प्रोडक्शन ट्रांसप्लांटिंग इज फॉलोड। तो सीड प्रोडक्शन के लिए ट्रांसप्लांटिंग ही फॉलो किया जाता है। इट इज़ ग्रोन इन खरीफ एंड समर विथ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। तो मेनली खरीफ एंड समर सीजन में इसको ग्रो किया जाता है विथ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है। सोइंग टाइम, तो सोइंग खरीफ के लिए जून जुलाई तक कर दिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी, तो नर्सरी के लिए अबाउट 6 to 7 मीटर into 1.5 मीटर एरिया शुड बी फ्लडेड एंड पडेल्ड। लगभग इस डायमेंशन के एक एरिया को, ठीक है, राइस नर्सरी प्रिपरेशन के लिए कंसीडर किया जाता है। इस डायमेंशन के 60 से लेकर 70 मतलब 60 to 70 बेड्स प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। ताकि 1 हेक्टेयर लैंड को ट्रांसप्लांटिंग किया जा सके। अप्लाई 25 kg FIM, 90 ग्राम नाइट्रोजन, 45 ग्राम फॉस्फोरस, 45 ग्राम पोटाश शुड बी अप्लाइड टू ईच सीड बेड। हर एक सीड बेड में 25 kg FIM, 90 ग्राम नाइट्रोजन, 45 ग्राम फॉस्फोरस, 45 ग्राम पोटाश अप्लाई किया जाता है। सीड रेट जो इसका होगा फॉर ईच एंड वन बेड जो है 500 to 700 ग्राम। ठीक है। तो 500 to 700 ग्राम सीड रिक्वायरमेंट है एक एक सीड प्लॉट के लिए। सीड प्लॉट का जो डायमेंशन है वो है 6 to 7 मीटर इंटू 1.5 मीटर, लगभग 10 स्क्वायर मीटर एरिया होगा इसका। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 500 to 700 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 60 to 70 बेड्स। तो ये हो जाएगा टोटल केजी में कितना सीड रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। अबाउट 30 to 50 kg आर रिक्वायर्ड। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग टोटल नर्सरी रेजिंग के लिए 30 से लेके 50 kg सीड ज़रूरत होता है। सीड शुड बी सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स बिफोर सोइंग। तो सोइंग से पहले 24 आवर्स के लिए सीड को सोक किया जाता है पानी में, ताकि बेटर जर्मिनेशन हो सीड के। When the seed starts the sprouting, they should be broadcasted in each seed bed. तो
तो सीड में जब अंकुर निकलता है तब जाके सीड को ब्रॉडकास्ट किया जाता है हर एक सीड बेड में। नर्सरी शुड बी फ्री फ्रॉम वीड्स। तो टाइम टू टाइम वीडिंग के लिए हम हैंड वीडिंग फॉलो करते हैं नर्सरी में। द सीडलिंग आर रेडी टू ट्रांसप्लांट विद इन 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। तो सीडलिंग जो है नर्सरी में 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है। सीडलिंग आर प्लांटेड विथ स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर। जब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है मेन लैंड में तब स्पेसिंग होता है 20 सेंटीमीटर, मतलब रो टू रो डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर एंड इन रोज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फील्ड प्रिपरेशन। Soil should be well plowed and harrowed to get fine tilth. The plowing is wet condition is very effective to get puddle. तो प्लाउइंग और हैरोइंग बेसिकली किया जाता है फाइन टिल्थ फील्ड में लाने के लिए। नंबर ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन, मिनिमम 2 इंस्पेक्शन एट फ्लावरिंग स्टेज एंड बिफोर और एट हार्वेस्टिंग। तो मिनिमम 2 इंस्पेक्शन बाय सर्टिफिकेशन ऑफिसर ये किया जाता है। Now next is fertilizer requirement. The rice crop respond well in fertilizer application. तो राइस जो है ये थोड़ा फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो जो NPK का रेशियो है वो है 120:60:60 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ phosphorus and potash with half of the dose of nitrogen should be applied as basal dose। तो जब लैंड प्रिपेयर किया जाता है तो नाइट्रोजन का हाफ डोज और पूरा टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटाश का डोज लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे हम अप्लाई कर देते हैं सॉइल पे। द रिमेनिंग हाफ ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड इन 2 स्प्लिट्स। जो बाकी बचा नाइट्रोजन है वो हम 2 डोज में अप्लाई करते हैं। 1 इज टॉप ड्रेस्ड एट 20 to 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एट टिलरिंग। तो जो फर्स्ट हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं वो टिलरिंग स्टेज में, जो कि आता है 20 to 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एंड द अदर वन शुड बी एट पैनिकल इनिशिएशन। तो और जो नेक्स्ट वाला डोज है वो हम पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे अप्लाई करते हैं फील्ड में। Next is irrigation and interculture. From the day of transplanting, the water content should be 2.5 centimeter of 5 for 10 days and increased up to 5 centimeter till harvesting. From tillering stage to panicle initiation stage, water content should be maintained. तो जो राइस एक सेमी एक्वाटिक प्लांट है, जैसा मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था। तो शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर एडिक्वेट वाटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर हाइट से 5 सेंटीमीटर हाइट तक उसमें हार्वेस्टिंग तक तो जो है वाटर लेवल होना चाहिए सॉइल में। इंटरकल्चर ऑपरेशन शुड बी डन 3 times, फर्स्ट वीक, 7th वीक एंड 9th वीक। तो जो है राइस में इंटरकल्चर 3 बार किया जाता है, एक फर्स्ट वीक में, एक 7th वीक में और एक 9th वीक पे। फॉर कंट्रोलिंग ब्रॉड लीव वीड्स 2,4-D इज़ इफेक्टिव। जो ब्रॉड लीव वीड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम 2,4-D यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं 20 to 25 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन बाद हम 2,4-D उस पर स्प्रे करते हैं। टाइम टू टाइम हैंड वीडिंग इज़ डन व्हेन एवर द वीड्स आर सीन। और जब भी लैंड में वीड लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो हैंड वीडिंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। तो राइस में जो इम्पोर्टेंट पेस्ट्स है वो है ब्राउन प्लांट हॉपर, स्टेम बोरर, गंधी बग। टू कंट्रोल दिस इंसेक्ट पेस्ट अप्लाई 0.5% सेविन सॉल्यूशन, ठीक है, एंड एंड्रीन फॉर बेटर रिजल्ट। एंड्रीन और सेविन सॉल्यूशन हम इन सारे पेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो है ब्लास्ट। राइस में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, तो ब्लास्ट कंट्रोल
करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे द क्रॉप विथ बेनलेट 3 to 4 टाइम्स ड्यूरिंग नर्सरी एंड एट 25, 35, 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग रेस्पेक्टिवली। तो ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए हम बेनलेट यूज़ करते हैं 3 से 4 बार, ठीक है, एक बार नर्सरी में, ठीक है, और बाकी 25, 35 एंड 45 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम लैंड में उसको स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अप्लाई किया जाता है एग्रीमाइसिन 100 ग्राम, उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर दिया जाता है 500 ग्राम 500 लीटर वाटर में, जो 1 हेक्टर लैंड के लिए स्प्रे करने के लिए 1 हेक्टर लैंड स्प्रे करने के लिए इनफ होता है। नेक्स्ट है ब्राउन लीफ स्पॉट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 3 to 4 टाइम्स डाइथिन M45 एट 10 to 12 डेज इंटरवल। तो 3 से 4 बार हम डाइथिन M45 उस पर स्प्रे करते हैं, और जो अंतराल होता है स्प्रेइंग का वो होता है 10 से 12 दिन। खायरा डिजीज़ के लिए हम जिंक सल्फेट अप्लाई करते हैं। Next is roguing. The off types, wild rice, stem borer affected plants, disease affected plants are removed time to time. ये सारे off types होता है। जो wild rice होता है ये लैंड में नहीं होना चाहिए, इसको हम टाइम टू टाइम फील्ड से दूर निकालते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड ड्राइंग। When the crop is matured, harvesting is done by manually और by combine harvesting. combine harvesting या फिर manually harvesting किया जाता है क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है। कॉम्बाइन हार्वेस्टिंग में एक मशीन यूज़ किया जाता है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का काम दोनों हो जाता है। इफ़ हैंड हार्वेस्टिंग इज़ डन देन क्रॉप इज़ सब्जेक्टेड टू ड्राइंग बिफोर थ्रेसिंग। अगर क्रॉप में हैंड हार्वेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो क्रॉप को थ्रेसिंग से पहले थोड़ा टाइम देना पड़ता है ड्राइंग के लिए। सीड्स आर ड्राइड टू 12 to 13% मॉइस्चर फॉर सेफ स्टोरेज। तो सेफली इस सीड्स को स्टोर करने के लिए जो मॉइस्चर अमाउंट है वो घटा के हमको लाना पड़ता है 12 से 13%। ईल्ड, जो कॉमन बेसिक ईल्ड है वो है 6 to 8 टन, मतलब 6 से 8 टन तक का ईल्ड हमको मिल सकता है। बट ये जो ईल्ड है ये वैरायटी टू वैरायटी एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स। द मेन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ राइस आर यूज ऑफ CGMS लाइन एंड हैंड इमास्कुलेशन एंड हैंड पॉलिनेशन। जो बेसिक हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स है वो है CGMS line or hand emasculation, hand pollination. Although the hand emasculation technique is not very used because it needs lots of time and also required skilled person, so in paddy CGMS line is used in hybrid seed production. हैंड इमास्कुलेशन, हैंड पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूमिंग एक काम होता है और इसके लिए स्किल्ड पर्सन भी ज़रूरत होता है, इसलिए जो पैडी है उसमें हम CGMS लाइन का उपयोग करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। फॉर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी 2 मेथड्स आर फॉलोड। CGMS लाइन में 2 मेथड फॉलो किया जाता है। एक होता है 3 लाइन मेथड जिसको हम बोलते हैं CGMS सिस्टम, और एक होता है 2 लाइन मेथड जो होता है एनवायरमेंटल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, जिसमें और भी 2 सब कैटेगरी होता है। एक होता है PGMS मतलब फोटोसेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, और एक होता है TGMS मतलब थार्मोसेंसिटिव genetic male sterility system. Now the seed production of foundation stage. So for this stage line A and line B is used. Line A is male sterile line and used as female parent. तो फाउंडेशन स्टेज में क्या करते हैं, हम 2 लाइन यूज़ करते हैं, एक होता है A लाइन, एक होता है B लाइन। जो A लाइन होता है वो होता है मेल स्टेराइल लाइन जिसको हम एज ए फीमेल पेरेंट यूज़ करते हैं, और जो B लाइन होता है वो होता है मेल फर्टाइल लाइन, ठीक है, जिसको हम ग्रो करते हैं पॉलन पेरेंट की तरफ से, ठीक है। B लाइन इज मेल फर्टाइल लाइन, इट इज़ कॉल्ड मेंटेनल लाइन, और B लाइन को मेंटेनल लाइन भी बोला जाता है, यूज टू पॉलिनेट द A लाइन, जो हम यूज़ करते हैं A लाइन को पॉलिनेट करने के लिए। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन A लाइन विच आर स्टेराइल एंड यूज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स। जो
ए लाइन में सीड प्रोड्यूस होता है जो कि होता है स्टेराइल, और इसको हम फर्दर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सीड प्रोडक्शन फॉर सर्टिफाइड स्टेज। तो सर्टिफाइड स्टेज में क्या होता है, इन दी स्टेज सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लाइन। जो ए लाइन है उसी में यहाँ पे भी सीड प्रोड्यूस होता है, एंड द फर्टिलिटी ऑफ ए लाइन इज रिस्टोर बाय आर लाइन। पर जो फाउंडेशन स्टेज में जो ए लाइन है वो तो स्टेराइल हो गया था, तो जो स्टेरिलिटी है उसको हटा के फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए सर्टिफाइड स्टेज में हम ए लाइन को आर लाइन से क्रॉस करवाते हैं, व्हिच इज़ द मेल फर्टाइल लाइन। तो यहाँ पे आर लाइन है, मेल फर्टाइल लाइन है। द मेल एंड फीमेल लाइन्स आर रेस्ड इन डिफरेंट प्लॉट्स। ये ए लाइन एंड आर लाइन के जो प्लांट्स है वो हम डिफरेंट प्लॉट्स में ग्रो करते हैं, विथ द प्लांटिंग रेशियो फीमेल इज टू मेल इक्वल्स टू 8:2। तो 8:2 ऐसे रो में हम उसको ग्रो करते हैं। आइसोलेशन। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए राइस में फाउंडेशन स्टेज में 20 मीटर्स चाहिए होता है, सर्टिफाइड के लिए 100 मीटर्स चाहिए होता है। सीड रेट। तो सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए सीड रेट जो चाहिए होता है, फॉर फीमेल 20 kg पर हेक्टर एंड फॉर मेल 10 kg पर हेक्टर। नर्सरी ग्रोइंग। फॉर बोथ फीमेल एंड मेल लाइन सेपरेट नर्सरी इज रेस्ड। तो मेल और फीमेल लाइन को दो डिफरेंट नर्सरी बेड्स में हम ग्रो किया जाता है। फीमेल लाइन इज मैच्योर इन 115 डेज, मतलब 115 दिन में फीमेल लाइन मैच्योर होता है, वेयर एज द मेल लाइन इज मैच्योर इन 105 डेज। बट जो मेल लाइन है वो 105 दिन में मैच्योर हो जाता है। सो फॉर फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन, तो फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्टैगर्ड प्लांटिंग इज़ फॉलोड। तो स्टैगर्ड प्लांटिंग जो है फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम फॉलो करते हैं, बिकॉज फीमेल फ्लावर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 115 दिन का होता है, और जो मेल है वो उसका ड्यूरेशन जो होता है क्रॉप मैच्योरिटी तक वो होता है 105 दिन। द मेल लाइन इज सोन 10 days आफ्टर सोइंग ऑफ फीमेल लाइन्स। तो इसीलिए हम मेल जो प्लांटिंग है, प्लांटिंग डेट्स को हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, और जो मेल लाइन्स है उसको फीमेल लाइन्स के सोइंग के 10 दिन बाद सो करते हैं। द फीमेल लाइन इज ट्रांसप्लांटेड 25 to 30 days आफ्टर सोइंग। जो फीमेल लाइन्स है वो 25 से 30 दिन सोइंग के बाद हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, और जो मेल लाइन्स है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं 15 to 20 days आफ्टर सोइंग। तो 15 से 20 दिन सोइंग के बाद हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेल लाइन्स को। फर्टिलाइज़र डोज और NPK जो डोज है वो है 150:60:60। हाफ ऑफ द नाइट्रोजन विथ फुल डोज ऑफ P and K is applied as basal dose, and the remaining half is applied in 2 splits, one at tillering stage and at panicle initiation। जैसा वेराइटल सीड प्रोडक्शन में था वैसा ही फर्टिलाइज़र डोज यूज़ किया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन को टोटल 3 डोजेस में भाग करके हम उसको अप्लाई करते हैं फील्ड में। नेक्स्ट इज प्लांटिंग रेशियो। द मेल शुड बी planted in rows 30 cm apart and 15 cm should be plant to plant distance। ठीक है। जो मेल प्लांट्स है तो उसमें जो रो डिस्टेंस होता है मेल प्लांट्स में वो होता है 30 सेंटीमीटर, और मेल रोज में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर। फॉर फीमेल प्लांट्स स्पेसिंग शुड बी 15x15, मतलब फीमेल रोज में जो रो टू रो डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है, एंड जो प्लांट टू प्लांट होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है। एंड द स्पेसिंग बिटवीन द रोज ऑफ मेल एंड फीमेल प्लांट शुड बी 20x15 सेंटीमीटर। मतलब जो फीमेल और मेल रोज होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, और जो इन बिटवीन जो प्लांट्स होता है रोज में तो उस प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस होता है 15 सेंटीमीटर। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ऐसे होता है यहाँ पे। अब देखिए 8:2 इस रेशियो को फॉलो किया गया है, 8:2 इस रेशियो को फॉलो किया गया है। जैसे ये देखिए आर लाइन, मतलब ये मेल फर्टाइल लाइन है, तो 2 मेल फर्टाइल लाइन, फिर 8 मेल स्टेराइल लाइन,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से 2 लाइन मेल फर्टाइल लाइन, ठीक है, मतलब आर लाइन। तो ऐसे ये पूरे प्लॉट को ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। अब इस पिक्चर में देख सकते हो, सॉरी, next is adjustment of flowerings. If the flowering difference is 4 to 5 days, then earlier developing parent should be sprayed with 2% of urea and the late developing parent should be sprayed with 2% DAP. जो मेल और फीमेल जो लाइन्स है उनमें अगर फ्लावरिंग डिफरेंस 4 से लेके 5 दिन है, तो जो प्लांट थोड़ा अर्लियर प्रोड्यूस कर रहा है फ्लावर्स, तो उसमें हम 2% यूरिया का हम उस पर स्प्रेइंग करते हैं। और जो थोड़ा लेट डेवलपिंग पेरेंट है, मतलब जो थोड़ा देर से फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर रहा है उस प्लांट में और उस लाइन में हम 2% DAP स्प्रे करते हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ फ्लावरिंग इज 3 to 4 days, इट इज़ एडजस्टेड बाय ड्रेनेज और इरिगेशन बिकॉज द आर लाइन इज मोर सेंसिटिव टू वाटर देन ए लाइन। तो अगर डिफरेंस जो है फ्लावरिंग का वो 3 से लेकर 4 दिन है, तो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं ड्रेनेज और इरिगेशन सिस्टम की मदद से। नाउ GA3 एप्लीकेशन फॉर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, जिब्रेलिक एसिड में बी यूज which will help in better flowering and pollination। तो प्रॉपर फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम GA3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। GA3 हैज़ डिफाइंड रोल इन पैनिकल एक्सर्सन। तो पैनिकल एक्सर्सन में GA3 एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपना जो रोल है वो प्ले करता है। 50 ग्राम पर हेक्टेयर इन 2 स्प्लिट डोजेज विल हेल्प इन बेटर सीड सेट। तो एक हेक्टर लैंड के लिए हम 50 ग्राम, ठीक है, जो GA3 है वो हम स्प्रे करते हैं जिससे कि प्रॉपर सीड सेट आए। रॉगिंग, द ऑफ टाइप डिजीज्ड अर्ली फ्लावरिंग प्लांट शुड बी रिमूव टू अवॉइड एनी कॉन्टामिनेशन। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। द मेल पेरेंट शुड बी हार्वेस्टेड फर्स्ट। द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 16 to 20% एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो जो मेल और फीमेल रोज़ है उनमें से सबसे पहले हम मेल पेरेंट को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फीमेल जो पेरेंट है उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग दे आर थ्रेस्ड इन ए थ्रेसिंग फ्लोर। तो हार्वेस्टिंग के बाद उनको थ्रेसिंग फ्लोर में लाया जाता है, फिर वहाँ पे उसका थ्रेसिंग होता है। द थ्रेश शीट शुड बी विनोड टू रिमूव हास्क। तो उसके बाद विनोइंग परफॉर्म किया जाता है ताकि उसकी मदद से जो हास्क, डर्ट और चैफ सॉइल पार्टिकल्स हैं उसको हटाया जा सके सीड से। एंड द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 12% फॉर सेफ स्टोरेज। उसके बाद उसको फिर से ड्राइंग पे भेजा जाता है ताकि जो सेफ मॉइस्चर कंटेंट है मतलब 12% वहाँ तक पहुँचाया जा सके। द सीड ट्रीटमेंट, सीड शुड बी ट्रीटेड विथ थायरम और कैप्टन बिफोर स्टोरिंग। तो स्टोरिंग से पहले हम सीड को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं थायरम और कैप्टन से। फॉर शॉर्ट स्टोरेज गनी बैग्स और क्लॉथ बैग्स आर यूज्ड। तो अगर हम स्टोरेज अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए गनी बैग्स और क्लॉथ बैग्स जो होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, अगर हम बहुत ज़्यादा दिन के लिए उसको स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं और मॉइस्चर परसेंटेज हम थोड़ा और घटा देते हैं 8% तक, ठीक है। यील्ड 8 to 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो 8 से लेकर 12 क्विंटल पर हेक्टेयर जो उसका यील्ड आता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़, तो जो नॉर्मल वेराइटीज़ है राइस में वो है पद्मा, किरण, शक्ति, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है। नरेंद्र वन, पद्मिनी जो कि ओडिशा का एक वेराइटी है, इम्पॉर्टेंट वेराइटी। शक्तिमान, शताब्दी, ये एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है जो कि वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है। देन और इम्पॉर्टेंट वेराइटी है वो है CR धन 510 एंड CR धन 511। ये 2 इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है, ये भी ओडिशा से रिलीज़ किया गया है। आई होप गाइस आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
आपसे हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।